My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात हम सभी लोग देखेंगे कि शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है या शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं और शिक्षण सूत्र के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। व्हाट इज द मीनिंग of maxims of teaching or what is the meaning of maxim of teaching as well as what are the types of maxims of teaching, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या जिसको हम लोग शिक्षण सूत्र कह रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण सूत्र का प्रयोग हम सभी अपने शिक्षण के दौरान करते हैं। जब हम लेसन प्लान बना रहे होते हैं, पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे होते हैं, तो उस समय मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके ही हम अपने पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारा जो शिक्षण कार्य है वह जो है क्या हो, इफेक्टिव हो, हम एक अच्छा शिक्षण करने में, प्रभावशाली शिक्षण करने में सफल हो सके। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एक अच्छा शिक्षक किसे कहते हैं या एक गुड टीचर किसे हम सभी लोग कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा शिक्षक या एक गुड टीचर, एक जो अच्छा शिक्षक होता है, या फिर विद्यार्थी किसे अच्छा शिक्षक कहेंगे या एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है, इसके लिए कहा जाता है कि अ गुड टीचर सक्सीड्स इन ट्रांसमिटिंग हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस टू हिज स्टूडेंट्स। अर्थात एक अच्छा शिक्षक वही है जो उसका जो नॉलेज है और साथ ही साथ जो उसका एक्सपीरियंस है उसको जो है सफलतापूर्वक ट्रांसमिट कर सके। अर्थात विद्यार्थियों तक यदि आप अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस को सफलतापूर्वक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा पा रहे हैं, पहुंचाने में सफल हैं, तभी आपको एक अच्छा शिक्षक कहा जाएगा। तो एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान तथा अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सफल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक गुड टीचर या एक अच्छा शिक्षक वह है जो अपने नॉलेज या अपने ज्ञान तथा अपने एक्सपीरियंसेस या अपने अनुभवों की व्याख्या विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में पूरी तरह से सफल हो। अर्थात जो कुछ भी ज्ञान या नॉलेज या एक्सपीरियंस शिक्षक शेयर करना चाहता है विद्यार्थियों के साथ, जिसको पहुंचाना चाहता है विद्यार्थियों तक, यदि उसको पहुंचाने में पूरी तरह से वह सफल है, तो ऐसे शिक्षक को हम कहेंगे कि वह क्या है, एक गुड टीचर है या एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। An important and essential task of a teacher is to teach students as per their interest and curiosity, explain knowledge well, create such class environment in which students can do learning activities and gain learning experiences. Dear students, an important and essential task of a teacher is to, ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट टास्क और एसेंशियल टास्क टीचर का क्या है, इज टू टीच द स्टूडेंट्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। अर्थात विद्यार्थियों का जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है और जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो जागरूकता है या उनके अंदर जो जिज्ञासा है, उस इंटरेस्ट और
जिज्ञासा अर्थात रुचि और जिज्ञासा के अनुसार जब हम शिक्षण का कार्य कर रहे होते हैं तो वही एक शिक्षक का इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल टास्क होता है। साथ ही साथ एक्सप्लेन नॉलेज वेल अर्थात जो ज्ञान या जिस टॉपिक को हम लेकर के चले हैं क्लास में, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको यदि हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर जाते हैं, create such class environment in which students can do learning activities and gain learning experiences। और साथ ही साथ यदि एक शिक्षक एक ऐसा अधिगम वातावरण क्रिएट करता है, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें विद्यार्थी जो है अपनी लर्निंग एक्टिविटीज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरह से गेन कर पाते हैं, कुछ लर्निंग एक्टिविटीज जो फ्रूटफुल हो पाती हैं, तो ऐसे शिक्षक को हम एक गुड टीचर या अच्छा शिक्षक कहते हैं। विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुकूल विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, साथ ही साथ ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझाना तथा ऐसी कक्षा परिस्थितियां एवं कक्षा वातावरण तैयार करना जिसमें छात्र अधिकतम अधिगम क्रियाएं तथा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, एक सफल एवं प्रभावशाली शिक्षक के महत्वपूर्ण तथा आवश्यक कार्य हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सफल और प्रभावशाली शिक्षक के क्या गुण होते हैं। एक सफल या गुड टीचर या एक सक्सेसफुल टीचर, एक इफेक्टिव टीचर हम किसे कहते हैं। एक इफेक्टिव टीचर या एक सक्सेसफुल टीचर या एक सफल और प्रभावशाली शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को उनकी रुचि और जिज्ञासा के अनुकूल शिक्षण का कार्य करे, जो विद्यार्थियों को जो जिस विषय वस्तु को, जिस कंटेंट को लेकर के, जिस विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना चाहता है उसको सफलतापूर्वक विद्यार्थियों तक पहुंचा सके, उसका ज्ञान प्रदान कर सके, ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझा सके अर्थात अपने टॉपिक को अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन कर सके, अच्छी तरह से समझा सके। और इन सब के साथ साथ क्लासरूम में, कक्षा में ऐसी अधिगम परिस्थितियां बना सके, ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिसमें जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, जो छात्र हैं वे अधिकतम अधिगम क्रियाएं कर सके, अधिकतम अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। तो ऐसे शिक्षक को हम क्या कहते हैं, एक सफल शिक्षक कहते हैं, एक प्रभावशाली शिक्षक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिस्कवरीज इन एजुकेशनल फील्ड, experienced teachers, psychologists and educationists have presented their experiences and judgments in the form of teaching maxims। तो ध्यान दीजिए, जो हमने चर्चा किया कि एक इफेक्टिव टीचर या एक गुड टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा किया कि यदि वह अपनी ज्ञान को, अपनी बातों को अच्छी तरह से विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सफल होता है, विद्यार्थियों की रुचि और जिज्ञासा के अनुकूल शिक्षण का कार्य करता है, एक जो कक्षा का इन्वायरमेंट है, जो क्लासरूम सिचुएशंस है और क्लासरूम इन्वायरमेंट है उसको इस तरह से बना पाता है जिसमें विद्यार्थी गण जो है अधिकतम अधिगम क्रियाएं कर सके, अधिकतम अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके, तो ऐसे शिक्षक को हम सफल और प्रभावशाली शिक्षक कहते हैं। अब सफल और प्रभावशाली शिक्षक जो है उन सभी ने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ नियम बनाए हैं शिक्षण के, जिसको हम लोग टीचिंग मैक्सिम्स या शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिस्कवरीज इन एजुकेशनल फील्ड, एक्सपीरियंस टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट हैव प्रेजेंटेड देयर एक्सपीरियंसेस एंड जजमेंट इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग मैक्सिम्स। अर्थात जितनी भी डिस्कवरीज हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, साथ ही साथ जो एक सक्सेसफुल टीचर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स रहे हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, उन सभी ने अपने अनुभवों के आधार पर एक इफेक्टिव टीचिंग, एक प्रभावशाली शिक्षण, एक अच्छा शिक्षण, एक सफल शिक्षण कैसे किया जा सके उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ सूत्र बनाए हैं, कुछ मैक्सिम्स बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसको हम सभी लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग मैक्सिम्स के नाम से जानते हैं। तो शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न खोजों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभव तथा निर्णयों को एक सूत्र के रूप में पिरोया है, एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है? जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो हमारे सफल शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक हैं, और साथ ही साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पे खोजे होते रहते हैं,
उन डिस्कवरीज के आधार पर, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों के अपने जो अनुभव हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब के आधार पर उनके जो निर्णय हैं, जो डिसीजंस हैं, उसको एक सूत्र के रूप में जब पिरोया जाता है तो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण सूत्र का निर्माण होता है। तो इन्हीं सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों तथा निर्णयों को हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं जल्दी से कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ टीचिंग मैगजीम्स या शिक्षण सूत्रों का प्रयोग क्या है। तो हम सभी लोगों ने सबसे पहले यह चर्चा किया कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो प्रभावशाली तरीके से सफलतापूर्वक अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को विद्यार्थियों तक पहुंचा पाए। तो जो शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्र हमें एक अच्छा शिक्षक, एक प्रभावशाली शिक्षक या हमारे जो शिक्षण का कार्य है, जो टीचिंग एक्टिविटीज है, उसको प्रभावशाली, उसको सफल बनाने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड साइंटिफिक, अर्थात जो हमारा शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली तथा साइंटिफिक या वैज्ञानिक बनाने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट यूज ऑफ टीचिंग मैगजीम्स इज टू मेक our teaching learning process more effective as well as more scientific, अधिक वैज्ञानिक और साथ ही साथ अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट यूज इज टीचिंग मैगजीम्स प्रूव यूजफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, अर्थात जो शिक्षण के सूत्र हैं, जो शिक्षण के सूत्र मनोवैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं, एजुकेशन के फील्ड में जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या है, दे आर यूजफुल इन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, अर्थात ये शिक्षण सूत्र अधिगम की प्रत्येक परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अर्थात जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के सूत्र हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक विशेष परिस्थिति में उपयोगी होते हैं या किसी एक विशेष परिस्थिति में अप्लाई किए जाते हैं, बल्कि सारे के सारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग शिक्षण अधिगम की प्रत्येक परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जो शिक्षण सूत्र है वह हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसका कितना महत्वपूर्ण प्रयोग है, कितना इंपॉर्टेंट यूज है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, या इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स कौन कौन से हैं, प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं जिसको हम लोग कहते हैं चीफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग और चीफ टीचिंग मैगजीम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज चीफ मैगजीम्स आर कंसिडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड रिलायबल। ध्यान देने वाली बात है कि जिन हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम चीफ मैगजीम टीचिंग मैगजीम्स कह रहे हैं या प्रमुख शिक्षण सूत्र कह रहे हैं, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल, अर्थात ये सारे के सारे शिक्षण सूत्र क्या हैं, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथा विश्वसनीय माने जाते हैं। अर्थात जो हमने अभी पहले चर्चा किया कि अधिगम की प्रत्येक परिस्थितियों में ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग शिक्षण सूत्र उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो ये सारे के सारे शिक्षण सूत्र क्या हैं, दे आर यूनिवर्सल, दैट इज ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है और साथ ही साथ ये रिलायबल या विश्वसनीय भी माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे द फर्स्ट मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, दैट इज नोन एज फ्रॉम नोन टू अननोन, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो पहला शिक्षण सूत्र है मैगजीम ऑफ टीचिंग है, दैट इज फ्रॉम नोन टू अननोन, या ज्ञात से अज्ञात की तरफ, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने यदि लेसन प्लान बनाया होगा या फिर आपने जो है इंट्रोडक्शन स्किल का अभ्यास किया होगा, इंट्रोडक्शन स्किल पे माइक्रो लेसन प्लान बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि जो हमारा प्रस्तावना कौशल का पाठ योजना होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान निर्धारित करते हैं। और जो पूर्व ज्ञान निर्धारित करते हैं उसी पूर्व विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से हम कुछ प्रश्न को लेते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शनरी क्वेश्चंस कहते हैं या प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। और धीरे धीरे हम अपने टॉपिक या प्रकरण की तरफ 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न में पहुंचते हैं। और जो हमारा टॉपिक होता है या प्रकरण होता है वो नया ज्ञान होता है या अज्ञान विद्यार्थियों के लिए वो अज्ञात होता है। तो वहां पर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग कर रहे होते हैं। From known to unknown, maxims tells us that new knowledge should be imparted on the basis of what students already know, अर्थात
जो हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है फ्रॉम नोन टू अननोन, ये कहता है कि हमेशा विद्यार्थी को कोई भी नया ज्ञान जो है या न्यू नॉलेज जो है, जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, जो विद्यार्थी जिसके बारे में जान रहा है, उससे जोड़ते हुए देना चाहिए। दैट इज Maxims tells us that new knowledge should be imparted on the basis of what students already know। विद्यार्थी जो कुछ ऑलरेडी जानता है, जिसके बारे में जानता है, उसी को आधार बना करके शिक्षक को नया ज्ञान देना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र हमें बताता है कि जो विद्यार्थियों को ज्ञात है, अर्थात जो कुछ विद्यार्थी जानता है, अथवा विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, प्री नॉलेज है, उसी के आधार पर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो भी हमारा न्यू नॉलेज है, नवीन ज्ञान है, वह किस पर आधारित होना चाहिए? स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस नॉलेज है, विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए नवीन ज्ञान। अर्थात सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से, और उसको जो पूर्व ज्ञान जो उसका होगा, उसी से नए ज्ञान को हम लिंक करते हुए विद्यार्थी को नया ज्ञान प्रदान करते हैं। अ टीचर शुड टेल दोज थिंग्स विच स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो एंड देन दे शुड बी लिंक्ड टू न्यू और अननोन नॉलेज। अर्थात जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे प्रशिक्षु शिक्षक हैं, आप सभी लोग जान लीजिए कि हम जब भी शिक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी क्या जानता है, या उस पहले से ऑलरेडी उसके बारे में उसको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी है, अर्थात उसका प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान क्या है। और विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होता है, उसी से लिंक करते हुए हमें नया ज्ञान या न्यू नॉलेज देने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से, इसी सिद्धांत के आधार पे हमको अपना लेसन प्लान भी डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए। अर्थात छात्रों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जो छात्रों को ज्ञात है, जो विद्यार्थी जानता है, उसको हमें पहले चर्चा करना चाहिए उसके बारे में, और उसके उपरांत फिर हमें नवीन ज्ञान या जो अज्ञात ज्ञान है उसको हमें बताना चाहिए। अर्थात जो विद्यार्थी जो जानता है, जो ज्ञात है, उससे हमें उसको नवीन ज्ञान या अज्ञात ज्ञान को संबंध करना चाहिए, लिंक करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जोड़ते हुए शिक्षण का कार्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी जो है बहुत ध्यानपूर्वक, इंटरेस्ट से नई बातों को सीख लेते हैं, आसानी से नए नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न अननोन और न्यू नॉलेज। अर्थात यह जो शिक्षण सूत्र है, ये जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है फ्रॉम नोन टू अननोन, ये जो है विद्यार्थियों की मदद करता है नए नॉलेज या अननोन नॉलेज को आसानी से सीखने में। तो इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके पढ़ाने से जो विद्यार्थी होते हैं, वे सरलता से नए ज्ञान या अज्ञात ज्ञान को जान लेते हैं, सीख लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा शिक्षक हम उसे कहेंगे जो अपने लेसन प्लान में, जो अपने पाठ्य योजना में या अपने शिक्षण के दौरान इस टीचिंग मैगजीम्स का फ्रॉम नोन टू अननोन शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके पढ़ाता है, अपना शिक्षण का कार्य करता है। A good teacher bases his new knowledge on previous knowledge of students। एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों को जो नया नॉलेज देता है, वो विद्यार्थियों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही देता है। गुड टीचर बेसिस हिज न्यू नॉलेज ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। या एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान आधारित करके पढ़ाता है। तो हम सभी को अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। क्या प्रैक्टिस में लाना चाहिए? जो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान है, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हमें नवीन ज्ञान प्रदान करने का प्रयास अपने टीचिंग या अपने शिक्षण के दौरान करना चाहिए। तो यह था फर्स्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, दैट इज नोन एज फ्रॉम नोन टू अननोन, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेकेंड नंबर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या सरल से जटिल की ओर। जो दूसरा मैक्सिम ऑफ टीचिंग है या शिक्षण सूत्र है, यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम इस जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है शिक्षण सूत्र, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपने लेसन प्लान को डेवलप करते समय, बनाते समय। While organizing content, a teacher should tell simple concept first and more complex or difficult concept later। अर्थात जब भी हम विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाने के लिए योजना बना रहे हो, या अपनी कंटेंट एनालिसिस कर रहे हो, अपने कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों को जो सिंपल कंसेप्ट है, जो सरल प्रत्यय है, जो आसान प्रत्यय है, उसको
हमें क्या करना है, सबसे पहले बताना चाहिए। सबसे पहले सरल कंसेप्ट या सिंपल कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा करना चाहिए, बताना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे हमें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे हमें डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो अ टीचर शुड टेल सिंपल कंसेप्ट फर्स्ट एंड मोर कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कंसेप्ट लेटर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सरल प्रत्यय हैं, सिंपल कंसेप्ट्स हैं, उसको विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। धीरे धीरे हमें कठिनता की तरफ या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए अपने शिक्षण के दौरान। पाठ सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे सरल प्रत्यय छात्र को पहले बताएं और क्रमानुसार कठिन या जटिल प्रत्ययों को उनके बाद। तो ध्यान दीजिए, आपको क्लासरूम में क्या करना है, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी को उन प्रत्ययों या उन कंसेप्ट्स के बारे में बताएं जो क्या हो, सिंपल हो, सरल हो, और धीरे धीरे क्रमानुसार कठिन या जटिल प्रत्ययों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अर्थात पहले सरल प्रत्यय और उसके बाद क्रमानुसार कठिन या जटिल प्रत्ययों का शिक्षण हमें क्लासरूम में करने का प्रयास करना चाहिए। When a student has learned a simple concept, he prepares to learn the more difficult concept too। ध्यान दीजिए कि ये साइकोलॉजी है कि जब विद्यार्थी जो है सरल प्रत्यय सिंपल कंसेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, तो वह धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं उससे जो कठिन कंसेप्ट होता है, उससे जो कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट कंसेप्ट होता है, उसको सीखने के लिए भी विद्यार्थी तैयार हो जाता है। अर्थात जब छात्र सरल प्रत्यय सीख लेते हैं तो बाद में वे कठिन प्रत्यय भी समझ जाते हैं, कठिन प्रत्यय सीखने के लिए भी वे तैयार रहते हैं, उसको भी आसानी से सीख जाते हैं। Thus, by using from simple to complex teaching maxims, students remain interested in the teaching process। ध्यान दीजिए कि जब हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो हमारा मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इसका प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों का रुचि या विद्यार्थियों का इंटरेस्ट क्लास में बना रहता है और वे इंटरेस्ट लेकर के या रुचि पूर्वक जो है सारे कंसेप्ट को, जो सिंपल कंसेप्ट है, जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है या कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, वे सभी को सीखते हैं। लेकिन यदि हम सबसे पहले कठिन कंसेप्ट या कठिन प्रत्यय या कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को रख देते हैं और सिंपल कंसेप्ट को बाद में बढ़ाते हैं तो विद्यार्थी पहले ही हतोत्साहित हो जाता है और वह उसका जो शिक्षण अधिगम्य या सीखने में मन नहीं लगता है, क्योंकि वह पहले ही हतोत्साहित हो चुका होता है, उसका मोटिवेशन पहले ही खत्म हो चुका होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का प्रयोग करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम शिक्षण करते हैं सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके, तो इससे विद्यार्थियों की रुचि शिक्षण की प्रक्रिया में बनी रहती है और विद्यार्थी मन लगा करके सरल प्रत्यय और कठिन प्रत्यय दोनों को आसानी से सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इज नोन एज फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, दैट इज अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ध्यान दीजिए, जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है वो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनरी है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जो अनिश्चित बातें हैं या जो इंडेफिनिट कंसेप्ट है, इंडेफिनिट आइडियाज़ हैं, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए विद्यार्थियों को, और वहाँ से लेकर के धीरे धीरे डिफिनिट आइडियाज़ की तरफ या उन आइडियाज़, उन विचारों को निश्चितता प्रदान करने की तरफ बढ़ना चाहिए। इन द बिगिनिंग students have vague ideas and they mature gradually as they get new experiences, they start to accept clear and definite ideas। तो ध्यान दीजिए कि प्रारंभ में क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके जो आइडियाज होते हैं वे बड़े ही वेग होते हैं, बड़े ही अस्पष्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनमें मैच्योरिटी आती है और मैच्योरिटी आने के साथ साथ जब उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो धीरे धीरे नए एक्सपीरियंसेस को, न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका जो वेग आइडिया जो धीरे धीरे डिफिनिट आइडियाज की तरफ में बदलने लगते हैं। अर्थात जो उनके विचार हैं, जो अस्पष्ट विचार होते हैं, वो धीरे धीरे अस्पष्टता की तरफ या निश्चित विचारों की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रारंभ में छात्रों के विचार में अस्पष्टता होती है, अनिश्चितता होती है। अर्थात प्रारंभ में जो विद्यार्थियों के विचार होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े ही वेग होते हैं, बड़े अस्पष्ट होते हैं, बड़े ही अनिश्चित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनमें मैच्योरिटी आती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है और नए अनुभव जब विद्यार्थियों को मिलते हैं,
तो जो उनके अस्पष्ट विचार होते हैं, अनिश्चित विचार होते हैं, वे धीरे धीरे स्पष्ट और निश्चित विचार के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। अर्थात जब उनमें धीरे धीरे परिपक्वता आती है, नए नए अनुभव विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, तो वे उनके जो अस्पष्ट विचार होते हैं, अनिश्चित विचार होते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट और निश्चित विचारों के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। इस तरह से अ गुड टीचर प्रोवाइड्स डिफिनिटनेस टू स्टूडेंट्स वेग एंड इंडिफिनिट आइडियाज एंड थॉट्स। अर्थात एक अच्छा शिक्षक उसे हम कहते हैं जो कि जो विद्यार्थियों का जो वेग विचार है, जो इंडिफिनिट आइडियाज है, इंडिफिनिट थॉट है, उसको क्या कर दे, डिफिनिट थॉट कर दे, डिफिनिट आइडियाज के रूप में परिवर्तित कर देता है। अर्थात एक अच्छा शिक्षक छात्रों की धुंधली तथा अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को क्या करता है, डिफिनिटनेस प्रदान करता है, निश्चयात्मकता प्रदान करता है। तो एक अच्छा शिक्षक कौन है? एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों के जो धुंधली और अनिश्चित धारणाएं हैं, वेग आइडियाज हैं, इंडिफिनिट जो विद्यार्थियों के आइडियाज हैं, जो अस्पष्ट आइडियाज हैं, उन अस्पष्ट और अनिश्चित आइडियाज को, उन अस्पष्ट और अनिश्चित विचारों को जब एक निश्चितता प्रदान करता है, जब उसको एक डिफिनिटनेस प्रदान करता है, तो ऐसे शिक्षक को हम एक अच्छा शिक्षक या सफल शिक्षक के रूप में जानते हैं। सो अ गुड टीचर प्रोवाइड्स डिफिनिटनेस टू स्टूडेंट्स वेग एंड इनडिफिनिट आइडियाज एंड थॉट्स। एक अच्छा शिक्षक छात्रों की धुंधली तथा अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चयात्मकता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, अर्थात अनुभूत से युक्त की ओर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग खुद ही बता रहा है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है एम्पिरिकल से, और कहाँ चलना है, रेशनल की तरफ। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड कमेंस फ्रॉम एम्पिरिकल सॉलिड एक्सपीरियंसेस सो दैट रेशनल थिंकिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर सॉलिड एक्सपीरियंस्ड फैक्ट्स हैव बीन नोन। ध्यान दीजिए कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण अधिगम की क्रिया है, दैट शुड बी कमेंस फ्रॉम एम्पिरिकल सॉलिड एक्सपीरियंसेस। अर्थात जो एम्पिरिकल सॉलिड एक्सपीरियंसेस हैं, जो ठोस अनुभव होते हैं, वहां से हमारा शिक्षण अधिगम का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। सो दैट रेशनल थिंकिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर सॉलिड एक्सपीरियंसेस फैक्ट्स हैव बीन नोन। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेशनल थिंकिंग है, जो तार्किक विचार है, वो तार्किक विचार या युक्त चिंतन या तार्किक चिंतन तभी आता है जब विद्यार्थियों के पास क्या होता है, उनके पास एम्पिरिकल सॉलिड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है। तो ध्यान दीजिए, युक्त चिंतन या जिसको हम लोग रेशनल थिंकिंग कहते हैं, उस रेशनल थिंकिंग के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति कराई जाए। अर्थात विद्यार्थियों को सबसे पहले अनुभूत ठोस अनुभवों को प्रदान करना चाहिए, और उसके उपरांत धीरे धीरे हमें रेशनल थिंकिंग की तरफ या युक्त चिंतन की तरफ अग्रसर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। A teacher should present direct experiences and illustrations and then should make an effort to make them rational। और इसके लिए क्या करना चाहिए शिक्षक के? एक अच्छा जो शिक्षक वह होता है जो क्या करे, सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव या डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देता है, इलस्ट्रेशंस देता है, ढेर सारे उदाहरण देता है, और उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, उस पर वो प्रयास करता है रेशनल थिंकिंग का। अ टीचर शुड प्रेजेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड इलस्ट्रेशंस एंड देन शुड मेक एन एफर्ट टू मेक देम रेशनल। उसको तार्किक बनाने का, उसको तर्कयुक्त बनाने का प्रयास शिक्षक बाद में करता है। पहले विद्यार्थी को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड इलस्ट्रेशंस जब देता है, तो वह जो है क्या कर रहा होता है, वह इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा होता है। अर्थात शिक्षकों को छात्रों के समक्ष पहले प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, और फिर उसे विद्यार्थियों के इन प्रत्यक्ष अनुभवों तथा उदाहरणों को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जब कोई शिक्षक ऐसा कर रहा होता है, तो वह फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल या अनुभूत से युक्त की ओर
जो शिक्षण सूत्र है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, उसका प्रयोग कर रहा होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और उसके उपरांत उन जो प्रत्यक्ष अनुभव है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है, उसको तर्कयुक्त बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है दैट इज नोन एज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, या जिसको हम लोग कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ध्यान दीजिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो शिक्षण सूत्र है वो कहता है कि सबसे पहले जो हमारा शिक्षण का कार्य है वो मूर्त रूप में होना चाहिए, स्थूल वस्तुओं के साथ होना चाहिए और उसके उपरांत धीरे धीरे हमें अमूर्तता की तरफ या अब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। A student is first introduced to concrete objects, he find out about them and then accepts abstract ideas about them। तो ध्यान दीजिए, a student is first introduced to concrete objects। किसी भी विद्यार्थी को सबसे पहले हमें क्या दिखाना चाहिए, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो मूर्त वस्तुएं हैं, जो स्थूल वस्तुएं हैं, उसको दिखाना चाहिए। ही फाइंड्स आउट अबाउट देम, और विद्यार्थी क्या करता है, जब उसके बारे में जान लेता है, उसके बारे में पता कर लेता है, एंड देन एक्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अबाउट देम। जब विद्यार्थी उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट उसके बारे में जान लेता है, तभी वह उसके बारे में अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है या बनाता है। तो छात्र पहले मूर्त या स्थूल वस्तुओं से परिचित होता है, उनके बारे में वह जानता है और फिर इसके बाद इनसे संबंधित जो सूक्ष्म या अमूर्त विचार हैं, उन अमूर्त विचारों को ग्रहण करता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या स्थूल या मूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत करना है, उससे विद्यार्थी को परिचित कराना है। जब उसके बारे में विद्यार्थी जान जाता है तो वह फिर उस वस्तु से संबंधित जो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, सूक्ष्म विचार होते हैं, उन अमूर्त विचारों या सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है या ग्रहण करता है। अ कंक्रीट फैक्ट इज सिंपल, ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंडेबल। Therefore, a teacher should teach about simple and concrete facts and objects first and then should move to abstract one। तो ध्यान दीजिए कि जो कॉन्क्रीट फैक्ट होते हैं, अर्थात जो मूर्त तथ्य होते हैं, कॉन्क्रीट फैक्ट होते हैं, दे आर सिंपल, दे आर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज दे आर कॉम्प्रिहेंडेबल। अर्थात वो बोधगम्य होते हैं, वे सरल होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। देयरफॉर अ टीचर शुड टीच अबाउट सिंपल एंड कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट। इसीलिए क्या करना है कि चूंकि जो कॉन्क्रीट फैक्ट में क्या सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है, कॉम्प्रिहेंडेबल है, इसलिए उसका शिक्षण हमें सबसे पहले करना चाहिए। एंड देन शुड मूव टू अब्स्ट्रैक्ट वन, और उसके उपरांत हमें उससे संबंधित जो अमूर्त विचार है या सूक्ष्म तथ्य है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो मूर्त तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ तथा बोधगम्य होते हैं, जबकि जो अमूर्त तथ्य होते हैं वे क्या होते हैं, दे आर इमेजिनरी, वे बड़े इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स, अर्थात कठिन और जटिल होते हैं, वे भ्रामक भी होते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक को क्या करना है कि सबसे पहले जो मूर्त तथ्य हैं, जो कि सरल, वस्तुनिष्ठ, बोधगम्य होते हैं, उसको प्रस्तुत करना चाहिए और उसके उपरांत ही उस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो अमूर्त तथ्य होते हैं उसको प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। अतः शिक्षा शुरू करते समय विद्यार्थियों को पहले सरल तथा मूर्त व स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए और बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों के विषय में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास डेटा है, उन डेटा का क्या करना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है और उसके उपरांत ही संश्लेषण किया जा सकता है। बिना एनालिसिस के सिंथेसिस हम नहीं कर सकते हैं। द एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम टेल्स अबाउट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स इन क्लियर एंड डिफिनिट टर्म्स। किसी भी समस्या का जो विश्लेषण होता है, उसका विश्लेषण करने से ही छात्रों की समस्या के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स के बारे में एनालिसिस करनी है। तो द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम टेल्स अबाउट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इन क्लियर एंड डिफिनिट टर्म्स। और जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसी से जो विद्यार्थियों की समस्या है उस समस्या के बारे में स्पष्ट और निश्चित ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता है। द डेटा gathered in analysis should be used for complete understanding और synthesis। अर्थात जो
एनालिसिस के दौरान या विश्लेषण के दौरान जो हमें हमारे पास डेटा या आंकड़े या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सभी सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप में से समझना चाहिए या समग्र रूप से उसका सिंथेसिस करना चाहिए, संश्लेषण करने में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से उसको समझना चाहिए या उस पर उसका संश्लेषण करके उसका उपयोग करना चाहिए। तो अ गुड टीचर imparts knowledge by analysis and then stabilize it by synthesis। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो क्या करता है कि ज्ञान के विचारों का सबसे पहले एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और उसके बाद उसको स्टेबलाइज करने के लिए सिंथेसिस करने का काम करता है। तो एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों को विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है और फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। तो आप सभी एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो नए विचार हैं, जो ज्ञान है, उन विचारों का विश्लेषण करके विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए और उसके उपरांत संश्लेषण करके उस ज्ञान को स्थायित्व या स्टेबिलिटी प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ध्यान दीजिए, जो एनालिसिस है और जो सिंथेसिस है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दे आर एबल टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद क्लियर, डिफिनिट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। और जब हम एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों का प्रयोग करते हैं तो उससे जो विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त होता है वह स्पष्ट होता है। दे आर क्लियर, डिफिनिट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। तो विश्लेषण व संश्लेषण दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट, निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान प्रदान करने में सहायता करते हैं। स्पष्ट ज्ञान प्रदान करने में, निश्चित ज्ञान प्रदान करने में, सुव्यवस्थित ज्ञान प्रदान करने में सहायक होते हैं। Now the next one is from direct to indirect और from seen to unseen, अर्थात जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो अगला शिक्षण सूत्र है जिसको हम लोग 7th नंबर कर रहे हैं वह है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और from direct to indirect और from seen to unseen। अर्थात एक अच्छा शिक्षक वह है जो सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष जो होता है, जो उसको दिखाई देता है, वहां से प्रारंभ करके जो अप्रत्यक्ष होता है उसकी तरफ बढ़ता है। अ गुड टीचर teaches about those objects which are directly present before students, then he proceed to those objects which are not present before them or what they cannot see। तो ध्यान दीजिए, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? They starts their teaching by those objects which are directly present before the students। अर्थात जो ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होते हैं वहां से वह शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है। देन ही प्रोसीड टू दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट बिफोर देम और व्हाट दे कैन नॉट सी। उसके उपरांत क्या करता है? विद्यार्थियों के समक्ष जो नहीं उपस्थित होता उसकी तरफ बढ़ता है या जो नहीं दिखाई देता है उसकी तरफ बढ़ता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव विद्यार्थियों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है जो विद्यार्थियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं और उसके उपरांत तत्पश्चात वह उन चीजों के बारे में या उन विषय का ज्ञान प्रदान करता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है या जिन्हें वह देख नहीं सकता। अर्थात जो सबसे पहले जो डायरेक्ट विद्यार्थियों को विजिबल है, जो विद्यार्थियों के सामने उपस्थित है, जो प्रत्यक्ष है, उसके बारे में शिक्षा प्रदान करता है और उन वस्तुओं से जोड़ करके जो इनडायरेक्ट है या जो अनसीन है, जो अप्रत्यक्ष है, उसके बारे में वह बाद में शिक्षा प्रदान करता है। बाद में वह जो है उन विषयों के बारे में ज्ञान विद्यार्थियों को देता है। तो स्टूडेंट्स शुड बी टॉट अबाउट द प्रेजेंट फर्स्ट एंड देन अबाउट द पास्ट और फ्यूचर लेटर। तो यह जो शिक्षण सूत्र है विद्यार्थियों प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की, वह कहता है कि जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को सबसे पहले हमें क्या पढ़ाना चाहिए? जो विद्यार्थी के समक्ष उपस्थित हो, अर्थात जो विद्यार्थी के प्रेजेंट में उसके सामने उपस्थित हो। जो प्रेजेंट है, जो सामने है, उसके बारे में सबसे पहले शिक्षा देना चाहिए। उसके उपरांत जो विद्यार्थियों के भूत में या पास्ट में या उसके भविष्य में होने वाला है उसके बारे में हमें शिक्षा देना चाहिए। तो प्रेजेंट फर्स्ट है, आफ्टर दैट पास्ट और फ्यूचर। जो विद्यार्थियों के को पहले वर्तमान का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, प्रेजेंट का ज्ञान प्रदान करना चाहिए और उसके उपरांत विद्यार्थियों को उसके पास्ट या भूत अथवा भविष्य का ज्ञान एक शिक्षक को प्रदान
करना चाहिए। तो इस तरह से जो यह मैक्सिम ऑफ टीचिंग है वह कहता है कि सबसे पहले प्रेजेंट या वर्तमान का शिक्षा या वर्तमान का ज्ञान विद्यार्थियों को दीजिए और उसके उपरांत पास्ट और फ्यूचर अर्थात भूत अथवा भविष्य का ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। इसके अनुसार जो विशिष्ट वस्तुएं होती हैं, विशिष्ट ज्ञान होते हैं, उस विशिष्ट या स्पेशल या पार्टिकुलर जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसके बारे में हमें विद्यार्थियों को पहले बताना चाहिए और उसके उपरांत उसका जनरलाइजेशन करने, उसका सामान्यीकरण करने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड with particular examples and then these examples should be used to deduce general principles or laws। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, शिक्षण के दौरान हमको सबसे पहले कुछ उदाहरण बताने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। स्टूडेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड विद पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स, कुछ विशेष उदाहरण पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स बताने हैं और उसके उपरांत उन एग्जाम्पल्स का प्रयोग करके हमको जनरल प्रिंसिपल्स या लॉज की तरफ बढ़ना है। So the students should be presented with particular examples and then these examples should be used to deduce general principles or laws। अर्थात पहले विद्यार्थियों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में उन्हीं उदाहरणों का, उन्हीं इलस्ट्रेशंस का, उन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियम जब निकलवाए जाते हैं तो वहाँ पे हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण क्षेत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक अच्छा शिक्षक जो होता है, गुड टीचर प्रेजेंट्स पार्टिकुलर और स्पेसिफिक फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस बिफोर स्टूडेंट्स एंड ऑन देयर बेसिस इनकरेजेस देम टू अराइव एट जनरल लॉज और प्रिंसिपल्स। तो एक अच्छा शिक्षक, एक गुड टीचर जो है क्या करता है, सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, कुछ पार्टिकुलर फैक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इलस्ट्रेशंस प्रस्तुत करता है, बताता है, देता है और उसके उपरांत उन्हीं इलस्ट्रेशन से, उन्हीं एग्जाम्पल्स या उन्हीं स्पेसिफिक फैक्ट्स के सहारे कुछ जनरल लॉज या जनरल प्रिंसिपल्स बनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का काम एक अच्छा शिक्षक करता है। तो एक अच्छा शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और फिर उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपको क्या करना है, जब हम इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे हो तो सबसे पहले हमें विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और उसके उपरांत उसी का प्रयोग करके एक सामान्य नियम या सामान्य सिद्धांत, जिसको हम लोग जनरल लॉज या प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसको निकलवाने का प्रयास करना चाहिए विद्यार्थियों के ही माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, जो अगला मैक्सिम ऑफ टीचिंग है दैट इज नोन एज फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, अर्थात मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर। तो ध्यान दीजिए, आज हम सभी लोग जो टीचिंग करते हैं वो पूरी की पूरी टीचिंग प्रोसेस क्या होती है, वो साइकोलॉजिकल होती है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है। द टीचिंग प्रोसेस अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, अर्थात जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दी जाती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जब हम शिक्षण का कार्य कर रहे होते हैं तो जो विद्यार्थी की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं उन मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को हम ध्यान में रखते हैं पूरी की पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। द कंटेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी यूज्ड कीपिंग इन व्यू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स एबिलिटीज, स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटीज, नीड्स एंड लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी। तो जो हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की चर्चा कर रहे थे, फिर विद्यार्थी उसमें क्या है कि विद्यार्थियों की रुचि या इंटरेस्ट कैसी है, उनकी एबिलिटीज क्या है, उनकी क्यूरियोसिटीज क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी क्या है। जब इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा कंटेंट होता है, जो हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग होता है, जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं, जब उनका हम निर्धारण कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही हम अपने कंटेंट का, अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग का और अपने टीचिंग एड्स का निर्धारण करते हैं। बालक की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकता व परिपक्वता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जब हम बालक की
रुचि या बालक का इंटरेस्ट देखते हैं, उसकी जिज्ञासा देखते हैं, उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता और उसकी परिपक्वता देखते हैं और उसके अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का प्रयोग कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉजिकल मेथड्स, नॉलेज और कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और पार्ट्स एंड इज प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स वन बाय वन। अब दूसरा जो लॉजिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो लॉजिकल मेथड्स वो कहता है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इट शुड बी डिवाइडेड और कंटेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट पार्ट्स एंड दोज शुड बी प्रेजेंटेड अमॉन्ग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स वन बाय वन। अर्थात जो लॉजिकल मेथड्स के अनुसार जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो विषय वस्तु है, जो प्रकरण है या जो पाठ है, उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंट क्लासेस या पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए और उसको वन बाय वन एक क्रम में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इसी को कहते हैं लॉजिकल मेथड। तो तर्कात्मक विधि के अनुसार ज्ञान या पाठ को तर्क सम्मत ढंग से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो हम डिवीजन ऑफ कंटेंट करेंगे उसको हम कैसे करेंगे? डिवीजन ऑफ कंटेंट हम तर्क सम्मत ढंग से करते हैं, लॉजिकली करते हैं और एक एक करके विद्यार्थियों के समक्ष हम उसको प्रस्तुत करते जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है उसको ध्यान देते हैं और उसके बाद हम लॉजिकल मेथड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के अनुसार अ टीचर शुड प्रोवाइड टीचिंग इन अ साइकोलॉजिकल वे and then he should carry it towards logic on the basis of students mental development। अर्थात एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो क्या करे, अपने पूरी की पूरी शिक्षण को साइकोलॉजिकल वे से चलाए या मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण आयोजित करे और फिर धीरे धीरे जो विद्यार्थियों का जो मेंटल डेवलपमेंट का लेवल है, जो मानसिक विकास का स्तर है, उसके अनुसार तर्क सम्मत क्रमानुसार शिक्षण करने का काम करता है। तो अ टीचर शुड प्रोवाइड टीचिंग इन अ साइकोलॉजिकल वे एंड देन ही शुड कैरी इट टुवर्ड्स लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल डेवलपमेंट। अर्थात शिक्षक को चाहिए कि वो पहले मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण आयोजित करे और फिर धीरे धीरे विद्यार्थियों का जो मानसिक विकास का स्तर है उसके अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत क्रमानुसार शिक्षण को लेकर के चलने का प्रयास करे। तो वह जो है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मेथड्स का प्रयोग कर रहा होता है। तो फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है इसका प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों जो शिक्षक हो उनको सबसे पहले मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने शिक्षण को आयोजित करना चाहिए। अर्थात जो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ है, स्टूडेंट्स की नीड है, उन सब के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स का या फिर जो कंटेंट है या फिर जो शिक्षण की तरीके हैं या टीचिंग एड्स हैं उन सब का निर्धारण करना चाहिए और उसके उपरांत जो हमारा कंटेंट है उसको लॉजिकल ढंग से, तर्कसम्मत ढंग से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना देना चाहिए और डिवाइड करने के उपरांत लॉजिकली क्रमानुसार विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षण के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन या आगमन से निगमन की ओर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है प्रिय विद्यार्थियों। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन या आगमन से निगमन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल्स एंड देन लॉज और थ्योरीज आर डिडक्टेड। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा इंडक्टिव मेथड इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, कुछ उदाहरण दिए जाते हैं और फिर इन उदाहरणों के आधार पर कुछ थ्योरीज या कुछ लॉज या कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो हम जब एग्जाम्पल टू रूल या एग्जाम्पल टू थ्योरीज या एग्जाम्पल टू लॉ चल रहे होते हैं तो वहाँ पे होता है आगमन विधि और जब इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, जब कुछ थ्योरीज कुछ लॉज होते हैं उसके आधार पर हम फिर एग्जाम्पल देते हैं तो वहाँ पे होता है निगमन विधि। तो ध्यान दीजिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल्स एंड देन लॉज और थ्योरीज आर डिडक्टेड। अर्थात आगमन विधि में प्रारंभ में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियमों को निकाला जाता है। तो पहले जो है कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके आधार पर नियम या लॉज या रूल्स को जब हम डिड्यूस करते हैं, जब लॉज या रूल्स को निकालते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पे आगमन विधि होता है। जबकि इसके विपरीत फाइल इन द डिडक्टिव मेथड द लॉज और थ्योरीज आर प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड देन दे आर वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जो डिडक्टिव मेथड है हमारा, जो डिडक्शन मेथड है, वहाँ पे लॉज और थ्योरीज को सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद जो है हम
उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। तो निगमन में नियम जो होते हैं सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में उदाहरणों की सहायता से उन नियमों की सत्यता की परख की जाती है। तो इस तरह से फाइल इन द डिडक्टिव मेथड द लॉज और थ्योरीज आर प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड देन दे आर वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जबकि निगमन में पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में उदाहरणों की सहायता से उन नियमों की सत्यता परखी जाती है। Induction is helpful in the discovery of new knowledge while deduction is the outcome of these discoveries। यहाँ पे ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, जो हम इंडक्शन और डिडक्शन मेथड्स की बात कर रहे हैं, जो हमारा इंडक्शन मेथड होता है, आगमन विधि होता है, यह हमारे लिए सहायक होता है इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। जब हमें नए ज्ञान या न्यू नॉलेज की खोज करनी होती है तो वहाँ पे हमें इंडक्शन मेथड हमारे लिए उपयोगी होता है। जबकि डिडक्शन मेथड जो होता है, डिडक्शन मेथड इज द आउटकम्स ऑफ दीज डिस्कवरी। जो इंडक्शन मेथड के द्वारा जो डिस्कवरी होती है, जो खोज होती है, उसी का क्या होता है, आउटकम्स होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो आगमन नए ज्ञान की खोज में सहायक होता है, जबकि निगमन इन खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, आगमन और निगमन में जो डिफरेंस है, आगमन हमेशा नए ख्याल, नए ज्ञान की खोज में अर्थात न्यू नॉलेज की डिस्कवरी में मदद करता है, जबकि जो निगमन है वो इन्हीं खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दीज आर द आउटकम्स ऑफ दीज डिस्कवरीज। अ गुड टीचर बिगिंस हिज टीचिंग फ्रॉम इंडक्शन एंड एंड्स एट डिडक्शन। तो ध्यान दीजिए, एक अच्छा शिक्षक या एक उत्तम शिक्षक वह होता है, एक गुड टीचर वह होता है जो अपने शिक्षण कार्य को इंडक्शन से प्रारंभ करता है और उसको डिडक्शन पे ले जाकर के समाप्त करता है। तो इंडक्शन से प्रारंभ करने से प्राय है कि पहले कुछ एग्जाम्पल्स बताता है और एग्जाम्पल्स की सहायता से कुछ नियम्स या रूल्स या लॉज को वेरीफाई कराता है, उसको डिड्यूस कराता है, उसको बनाता है। और जो लॉज या रूल्स होते हैं, उस लॉज या रूल्स को वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स जब हम देखते हैं तो वो डिडक्शन हो जाता है। अर्थात हमेशा एक अच्छा शिक्षक जो है सबसे पहले इंडक्शन का प्रयोग करता है और उसके बाद डिडक्शन मेथड का प्रयोग कर रहा होता है। तो एक उत्तम शिक्षक अपना शिक्षण आगमन से प्रारंभ करता है और निगमन पर समाप्त करता है। अ गुड टीचर बिगिंस हिज टीचिंग फ्रॉम इंडक्शन एंड एंड्स एट डिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है दैट इज फ्रॉम होल टू पार्ट, अर्थात पूर्ण से अंश की ओर। तो सबसे पहले हमें पूरा जो कंटेंट है उसकी डिलीवरी कर देनी चाहिए इस शिक्षण सूत्र के अनुसार, और उसके बाद उसको पार्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। द कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स एज अ होल एंड देन दे शुड बी टोल्ड अबाउट इट्स डिफरेंट पार्ट्स। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। ध्यान दीजिए, कह रहा है फ्रॉम होल टू पार्ट या पूर्ण से अंश की ओर जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है, वो कहता है कि द कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स एज अ होल। अर्थात जो कंटेंट है हमारा, जो मैटर है, जो हमारा विषय वस्तु, उसको विद्यार्थियों के समक्ष एज ए होल प्रस्तुत कर देना चाहिए। एंड देन दे शुड बी टोल्ड अबाउट इट डिफरेंट पार्ट्स। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। और उसके उपरांत जो है हमें इसके टुकड़ों में डिफरेंट पार्ट्स करके विद्यार्थियों के साथ डिस्कस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। इससे विद्यार्थियों का जो अधिगम होता है वह अच्छा होता है, बेटर होता है। तो शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण या समग्र के रूप में छात्रों के सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो विद्यार्थी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। यह कहता है पूर्ण से अंश की ओर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग या शिक्षण सूत्र। इस तरह से द स्कोप ऑफ द होल एक्सपैंड्स विद द इंक्रीज इन नॉलेज। पूर्ण का परिमाण छात्र के ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग होल की बात कर रहे हैं, स्कोप ऑफ होल, अर्थात जो पूर्ण, जिसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, एज अ होल कर रहे हैं, उसकी जो परिमाण होता है, उसका जो स्कोप होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे विद्यार्थी का नॉलेज बढ़ता है उसी के साथ साथ पूर्ण का परिमाण या स्कोप ऑफ होल भी बढ़ता जाता है। तो पूर्ण का परिमाण छात्रों के ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। द स्कोप ऑफ द होल एक्सपैंड्स विद द इंक्रीज इन नॉलेज। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा यदि आपको समझाने का प्रयास करें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू is first, students are made to learn small poems as a whole unit and then each line is explained। आप सभी लोग जब
पोएम पढ़ा रहे होते हैं विद्यार्थियों को, तो पोएम्स को पढ़ाते समय सबसे पहले क्या होता है कि पूरा का पूरा पोएम्स विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो छात्र को पहले छोटी छोटी कविताएं पूर्ण रूप में याद कराई जाती हैं, और जब विद्यार्थी उन छोटी छोटी कविताओं को याद कर लेते हैं पूरा, तब उसके ईच लाइन इज एक्सप्लेन, देन ईच लाइन इज एक्सप्लेन, अर्थात उसके बाद एक एक लाइन को धीरे धीरे उनका अर्थ जो है विद्यार्थियों को स्पष्ट कराया जाता है। हम सभी लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय जब पोएम पढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा पोएम पहले विद्यार्थियों से पढ़वाते हैं, उनको याद कराते हैं। उसके उपरांत हम एक एक लाइन को पढ़ करके विद्यार्थियों के सामने डिस्कस करते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो यह एक एग्जाम्पल हुआ फ्रॉम होल टू पार्ट, जो हमारा मैक्सिम ऑफ टीचिंग है। द सेकेंड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू इज अ टीचर गिव्स एन आइडिया अबाउट द होल कंप्यूटर एंड देन एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। शिक्षक पहले कंप्यूटर का पूर्ण आइडिया विचार देता है, फिर उसके विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डालता है। यदि आपको क्लास में कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले विद्यार्थी को बताएंगे कि कंप्यूटर कैसा होता है, विद्यार्थी को दिखाते हैं, और उसके उपरांत जब विद्यार्थी को कंप्यूटर आप पूरा एज अ होल दिखा लेते हैं, तब उसके मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हम बाद में विद्यार्थियों को बता रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या है, जब एज अ होल हमने पूरा कंप्यूटर दिखा दिया तो वो क्या हो गया, होल हो गया, पूर्ण हो गया, और उसके उपरांत हम उसके एक एक पार्ट्स पर विचार कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा उदाहरण है जिसमें हम कंप्यूटर का पूर्ण आइडिया विद्यार्थी को पहले देते हैं और उसके बाद उसके विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डालते हैं, यह भी फ्रॉम होल टू पार्ट्स का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जो हमारा शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग है दैट इज फॉलो नेचर, अर्थात प्रकृति का अनुसरण कीजिए। हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम का कार्य है, वह हमेशा प्रकृति के अकॉर्डिंग या नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। और जो इस मैक्सिम ऑफ टीचिंग है, जो इस सूत्र का आधार है, वह रूसो का शिक्षा दर्शन है। आप सभी लोगों ने रूसो का नाम पढ़ा होगा। तो रूसो का जो शिक्षा दर्शन है उसी के आधार पर फॉलो नेचर या प्रकृति का अनुसरण मैक्सिम ऑफ टीचिंग विकसित किया गया। और इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक की शिक्षा प्राकृतिक ढंग से होनी चाहिए। बालक के शिक्षण में किसी प्रकार की कोई भी आर्टिफिशियलिटी या कृत्रिमता नहीं आनी चाहिए। तो जो नेचुरल वे है, नेचुरल वे से विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। नेचर के अकॉर्डिंग विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करना चाहिए, न कि किसी प्रकार के आर्टिफिशियलिटी या कृत्रिमता के द्वारा शिक्षण का कार्य करना चाहिए। यह कहता है प्रकृति का अनुसरण या फॉलो नेचर मैक्सिम ऑफ टीचिंग, जो कि रूसो के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। बालक को प्रकृति के निकट लाकर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग वो कहता है कि विद्यार्थी को हमेशा आपको प्रकृति के निकट अर्थात नेचर के पास, नेचर से जोड़ करके शिक्षा प्रदान करने का कार्य करना चाहिए, न कि नेचर से कट करके, नेचर से अलग करके। तो विद्यार्थियों या बच्चों को उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करने का कार्य हमें करना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को प्रकृति के निकट लाकर के शिक्षण का कार्य करना चाहिए, अर्थात जो उनका शारीरिक या फिजिकल लेवल है या फिर उनका जो शारीरिक विकास का स्तर है, जो फिजिकल डेवलपमेंट का लेवल है या मेंटल डेवलपमेंट का लेवल है, मानसिक स्तर है, उसके शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर के अनुसार ही हमें शिक्षा प्रदान करने का कार्य करना चाहिए। तो विद्यार्थियों और बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करने का कार्य शिक्षक को करना चाहिए। तो विद्यार्थियों या बच्चों का ऐसा कोई भी कार्य नहीं सिखाना चाहिए जो उनकी क्षमताओं के अनुकूल ना हो, अन्यथा उनका समस्त व्यक्तित्व ही कुंठित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम विद्यार्थियों को कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करते हैं जो उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी कॉम्पिटेंसी है, या फिर जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनका शारीरिक स्तर है, उस स्तर के अनुकूल ना हो, तो ऐसी बातों को यदि हम सिखाने का प्रयास करेंगे तो विद्यार्थियों का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, पूरी तरह से कुंठित हो जाएगा। विद्यार्थी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वह कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इस तरह से हमें हमेशा विद्यार्थियों और बच्चों को जब सिखा रहे हों तो विद्यार्थियों का जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ही शिक्षण का कार्य करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आज हम सभी लोगों ने इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण
मैगजिम्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग मैगजिम्स या शिक्षण सूत्र है उसके बारे में चर्चा किया। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि एक अच्छा शिक्षक या गुड टीचर किसे कहेंगे, और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि जो मैगजिम ऑफ टीचिंग है उसका प्रयोग क्या है, शिक्षण सूत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ पे, यूजेज ऑफ मैगजिम ऑफ टीचिंग्स का क्या क्या है। उसके उपरांत हम सभी लोगों ने चीफ टीचिंग मैगजिम्स या प्रमुख शिक्षण सूत्र या इंपॉर्टेंट टीचिंग मैगजिम्स या मैगजिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने फ्रॉम नोन टू अननोन या ज्ञात से अज्ञात की ओर इसके बारे में चर्चा किया। देन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण सूत्र इसके बारे में चर्चा किया। तीसरा था फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट या अनिश्चित से निश्चित की ओर मैगजिम ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा हुआ। उसके उपरांत फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल या अनुभूत से युक्त की ओर मैगजिम ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा किए। देन फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट या मूर्त से अमूर्त की ओर मैगजिम ऑफ टीचिंग। 6 नंबर फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मैगजिम ऑफ टीचिंग। 7 फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और सीन टू अनसीन अर्थात प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षा जो शिक्षण सूत्र उसके बारे में चर्चा किया। उसके उपरांत हम सभी लोग ने फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल या विशिष्ट से सामान्य की ओर जो मैगजिम ऑफ टीचिंग इसके बारे में चर्चा किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल या मनोवैज्ञानिक से तार्किक या तर्कात्मक क्रम की ओर मैगजिम ऑफ टीचिंग। देन वी डिस्कस फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन मैगजिम ऑफ टीचिंग अर्थात आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र के बारे में चर्चा हुआ। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्रॉम होल टू पार्ट और पूर्ण से अंश की ओर मैगजिम ऑफ टीचिंग। देन इन द लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द 12th मैगजिम ऑफ टीचिंग दैट इज नोन एज फॉलो नेचर या प्रकृति का अनुसरण which was based on Rousseau's education philosophy। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको मैगजिम्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग मैगजिम्स या शिक्षण सूत्र कहते हैं इसके बारे में चर्चा किया। इन सभी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके यदि आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं या आप अपने शिक्षण का कार्य करते हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। आपका जो शिक्षण होगा वह प्रभावशाली होगा, आप अपने शिक्षण में हमेशा सफल होंगे, आपका शिक्षण प्रभावी होगा और विद्यार्थियों का जो अधिगम है वह भी बहुत ही अच्छा होगा। विद्यार्थी भी अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि आपका शिक्षण जो है प्रभावी होगा। विद्यार्थी पूरी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, उनकी जो कॉम्पिटेंसी होगी, जो एबिलिटी होगी, उसके अनुसार वे अच्छे से अच्छा कर पाएंगे जब आप इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग अपने टीचिंग में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक शेयर कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके देख पाएँ, आसानी से सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, जितने भी एजुकेशनल वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks to all of you.